सिंध हुकूमत ने कराची को आफत ज़दा करार दे दिया। कराची में अर्बन फ्लडिंग के बाद मसाइल का सैलाब, तूफानी बारिशों के नतीजे में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, सड़कें तबाह बर्बाद, बिजली गायब, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बहाल ना हो सकी, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, आवाम परेशान। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक, 3 दिन में मजमूई तादाद 35 हो गई। बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, कई इलाकों में निकासी आब ना हो सकी। कराची की अहम शाहराहों पर बारिश का पानी बदस्तूर मौजूद, जहां से पानी निकल गया वहां कीचड़, गंदगी और गलाजत के अंबार, ताफुन के बायस सांस लेना भी दुश्वार। पहले बारिश ने डबोया, फिर बिजली की बंदिश ने सताया। कराची में बिजली का निज़ाम 48 घंटे बाद भी मामूल पर ना आया। गवर्नर सिंध का वज़ीर तवानाई और CEO के इलेक्ट्रिक से राब्ता, वज़ीर आला का के इलेक्ट्रिक के ऑफिस का दौरा। मोना सलवी ने कहा, सिंध हुकूमत सब स्टेशन से पानी के निकास में मदद करे तो बिजली जल्द बहाल कर देंगे। जो वज़ीर आज़म ने कल हमें बताया है उसके हवाले से इस वक्त बहुत सीरियस हैं। जो कराची के 3 बड़े मसाइल हैं, यानी पानी, बिजली और कचरा। वज़ीर आज़म आए, घुटने घुटने पानी में खड़े जो एक रेन कोट पहन के, एक टोपी पहन के और तस्वीर खिंचा लें उसकी, तो उससे कोई कराची के मसाइल तो हल नहीं होने। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, मुसीबत की घड़ी में उनके साथ हैं, बहुत फिक्रमंद हैं, एग्जीक्यूशन पे लगे हुए हैं, अपनी टीमों को लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तवज्जो कराची पर है, आइंदा हफ्ते दौरा करेंगे। वफाक कराची के लिए पैकेज भी देगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, इमरान खान सिर्फ फोटोशूट के लिए नहीं, कराची के मसाइल के हल के लिए आएंगे। वो अपनी टीम को कराची के मसाइल के हल पर लगा चुके हैं। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली आज बहाल हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान तबाहाल कराची की बहाली के लिए पुरअज़्म। सिंध हुकूमत से मिलकर 3 बड़े मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। कहते हैं, सफाई मुहिम और नालों से तजावुज़ात के खात्मे का काम शुरू किया जा रहा है। कराची की आवाम की तकालीफ का एहसास पूरी कौम को है। मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत से मिलकर कराची के मसाइल हल करने का फैसला। सदर का खैर मकदम। आरिफ अलवी कहते हैं, वफाक और सिंध हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। दोनों मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। सिंध के दीगर इलाकों को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म कराची जाएं और देखें उनके अहकामात पर अमल हुआ या नहीं। इमरान खान कराची में 1 हफ्ता रहें और हर मसले को खुद मॉनिटर करें। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात कहते हैं, अक्सर लोग कराची की सफाई के मसले पर हाथ की सफाई को तरजीह देते हैं। कराची हमेशा सियासी बयानबाजी की नज़र हो जाता है। लंदन की फ़ज़ा लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंज उठी। मरकज़ी इमाम बारगाह इमामिया मिशन ईस्ट लंदन में फ़िक्र हुसैन से मामूर मजलिस का एहतमाम। मौलाना आयतुल्लाह हसन रज़ा क़दीरी और मौलाना हसन रिजवी ने शहादत हज़रत अब्बास अलमदार को पुरसोज़ अंदाज में बयान किया। शुरका मजलिस अहले बैत अतहार के मसाइब सुनकर अश्कबार हो गए। दुनिया भर की तरह मलेशिया में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मलेशिया के मकामी मुसलमानों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने अपने अपने अंदाज में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बतूल सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर अक़ीदत के फूल निछावर किए। मौसम सरमा में कोरोना की दूसरी लहर की सूरत में शहरियों को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। बरतानवी वज़ीर सेहत ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, लॉकडाउन से बचने के लिए शहरियों को हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। बरतानवी हुकूमत कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने में पेश। कोरोना की तशख़ीस पर खुद को करंतना करने वाले कम आमदनी वाले अफराद को मुआवजा अदा करने का ऐलान। 10 दिन करंतना पर शहरी को 130 पाउंड मिलेंगे।
برطانیہ بھی طوفانی بارشوں اور تیز ہواؤں کی زد میں آ گیا۔ ایک طرف 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں، دوسری جانب طوفانی بارشیں، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کر دی۔ اماراتی خواتین کے دن پر دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم کا پولیس اکیڈمی دبئی کا دورہ، سیکیورٹی اداروں میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کا اجلاس، سینیٹر طلحہ محمود اور پاکستانی سرمایہ کاروں کی خصوصی شرکت۔ پاک ترک کاروباری تعلقات کے فروغ اور کمیونٹی کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ حکومت پاکستان کی طرف سے مثبت رد عمل نہ ملنے کا شکوہ۔ معروف شاعر احمد فراز کی 12ویں برسی کی مناسبت سے سعودی دارالحکومت ریاض میں ادبی نشست کا اہتمام۔ احمد فراز کے تخلیقی ادب سے آئندہ نسلیں مستفید ہوتی رہیں گی۔ تقریب کے شرکاء اور ادبی شخصیات کی جانب سے خراج عقیدت پیش۔ خلا کی سیر کا شوق رکھنے والے شہریوں کے لیے خوشخبری، روس نے سیاحوں کو خلا میں لے جانے کے لیے منصوبہ شروع کر دیا۔ 2025 میں خلائی اسٹیشن سیاحوں کے لیے کھل جائے گا، ٹکٹ کا خرچ صرف $2.5 لاکھ۔ اور معروف سرائکی لوک فنکار شفاء اللہ خان روکھڑی کا انتقال۔ شفاء اللہ روکھڑی کو دل کا دورہ پڑنے پر میاں والی سے اسلام آباد کے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن جان بر نہ ہو سکے۔ نماز جنازہ اور تدفین میاں والی میں آبائی علاقے روکھڑی میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بولیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ طارڑ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، طوفانی بارشوں کے بعد مسائل کا انبار، کراچی آفت زدہ قرار، ضلع وسطی، کورنگی، ملیر، ضلع شرقی اور جنوبی بھی آفت زدہ قرار دے دیے گئے۔ حیدرآباد، دادو، ٹھٹا، سجاول، بدین کو بھی آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مٹیاری، جامشورو، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الایار بھی آفت زدہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر اضلاع کو بھی آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص، بتائیے، آفت زدہ تو قرار دے دیا گیا، اب کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، حکمت عملی کیا ہوگی؟ جی بالکل، سندھ میں ریکارڈ بارشوں کے بعد جو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، لوگوں کی املاک، جائیداد، کاروبار، دکانیں نقصان کی زد میں آئی تھیں۔ صوبائی حکومت نے فوری طور پر ریلیف کمشنر کے ذریعے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت کراچی کے تمام پوش علاقے اور جو کچی آبادیوں سمیت کراچی کے 6 اضلاع، حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع، میرپور خاص ڈویژن کے 3 اضلاع اور بے نظیر آباد ڈویژن کے 2 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ نیچرل کلیمٹی ایکٹ کے تحت آفت زدہ قرار دیے گئے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر برسات کے دوران ہونے والے اس نقصانات کا سروے کریں گے اور ایک رپورٹ مرتب کریں گے، جس میں جو نقصانات ہیں اس کی نوعیت اور نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا، جس میں جانی اور مالی نقصانات، جو املاک کا نقصان ہوا اس کا تخمینہ لگایا جائے گا، اور پھر صوبائی حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ان کے ازالے کے لیے اقدامات کرے گی۔ متوقع طور پر جو نقصانات کا ازالہ ہوا اس میں جانی اور مالی نقصانات کے ازالے کے لیے جو طریقہ کار صوبائی حکومت کی جانب سے طے کیا جائے گا، جس میں جس طرح فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اس میں کچھ ان کے وہاں پر ٹیکس معاف کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے کراچی میں جس طرح کاروباری طبقے کو اور رہائشی علاقے کے لوگوں کو نقصانات پہنچے ہیں، ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے اور ایک طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت اس ضمن میں ایک فنڈز مختص کرے گی۔ ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاقی وقاص، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ سربراہ پی ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ کہیے گا کہ مختلف علاقوں کو، مختلف اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، کیا مسائل کا حل ہو پائے گا؟ جو حکمت عملی آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، کیا یہی حل ہے، یا جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ 18 ٹاؤنز بنائے جائیں، اگر 18 نہیں تو 20 بنا دیے جائیں، وہی حل ہوگا؟ دیکھیے، فائر فائٹنگ سے وزیر اعلیٰ بھی کام کر رہے ہوں گے، پانی اتر جائے گا، کیمرے ہٹ جائیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں گے، پھر جب نئی تباہی بربادی آئے گی تو آپ بھی متوجہ ہوں گے اور وزیر اعلیٰ بھی متوجہ ہوں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال جو کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
मसला हल 3 तरीकों से होगा। वजीर आला गटर के पानी ना निकालें, ये उनका काम नहीं है, जिसके काम है उसको काम करने दें। दूसरी बात यह है कि जो उनके पास इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर मिले हैं, उनको सिंध में उन्होंने अपने ऑफिस में उन तमाम इख्तियारात को जमा कर लिया है, और उन्होंने नीचे डिस्ट्रिक्ट के इख्तियारात जो नीचे गए हुए थे वो भी जमा कर लिए हैं। उसको वो नीचे दें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब वज़ीर आला का खुद मुख्तार होना नहीं है, सूबे के लोगों का, सूबे की यूनियन काउंसिल का, सूबे के टाउन्स का, सूबे के डिस्ट्रिक्ट का, सूबे के शहरों का खुद मुख्तार होना है। तो उसको खुद मुख्तारी दें, जब जाकर सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो पूरी होगी। दूसरी बात, एनएफसी अवार्ड में, नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो सूबों को पैसा मिलता है, तो वो सूबे के वजीर आला की जात के पैसे नहीं है कि वो जिसको दिल चाहे वो पैसे दें, जिसको दिल चाहे पैसे ना दें। कल को वजीर आजम भी कह सकते हैं कि भाई मेरी मर्जी, मैं जिस सूबे को चाहूँ पैसे दूं, जिस सूबे को चाहूँ ना दूं। तो वो जो पैसा आता है एनएफसी अवार्ड में, उसके लिए उसके बाद पीएफसी अवार्ड का इजरा करें तमाम डिस्ट्रिक्ट को, तमाम सिटीज को, उसी प्रोपोर्शन के, उसी फॉर्मूले के तहत जो है वो जिस फॉर्मूले के तहत एनएफसी अवार्ड मिल रहा है, उसी फॉर्मूले के तहत पीएफसी अवार्ड दें। तीसरी बात जो आपने की कि कराची एक डिसेंट्रलाइज निजाम चल रहा था, 18 टाउन से एक डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी बाकी थी, वो डिस्ट्रिक्ट तमाम टाउनों में आपस में एक लिंचपिन था, कोऑर्डिनेशन करता था। इनको इन्होंने आके 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, उन 18 टाउन को डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करके सेंट्रलाइज कर दिया, और फिर उसके बाद 7वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया। उन आपस में डिस्ट्रिक्टों में आपस में कोई उनका कोई लिंकेजेस नहीं है। तीसरी बात, चौथी बात ये कि भाई यहाँ पर जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, डीएचए वगैरह है, उसकी हालत बहुत तबाह हाल है, बहुत बरबाद है। भाई पाकिस्तान का कोई रियासती इदारा, कोई पाकिस्तान के वजीर आजम आए, आर्मी चीफ आए, जुडिशरी को ऑन बोर्ड लें, मीडिया को ऑन बोर्ड लें, और आकर कराची के इस मसले को वंस फॉर ऑल हल करें, इन मसाइल को हल करें, जब जाकर कराची का मसला हल होगा, वरना ये फायर फाइटिंग से कुछ भी नहीं होगा। जी ठीक है, फायर फाइटिंग से कुछ नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। वकास बाकिर हमें आगाह कर रहे थे, वकास आपका भी शुक्रिया। कराची में रिकॉर्ड बारिशों ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। कई इलाके अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। ट्रैफिक और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। टूटी हुई सड़कें इंतजामिया का मुंह चढ़ा रही हैं। अंडरपासेस अभी तक बहाल नहीं हो सके। कराची में बारिशें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। रिकॉर्ड बारिशों से तबाही की वो दास्तानें रकम हुई जो मुद्दतों भुलाई न जा सकेंगी। शहर के कई इलाके अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। गोठ तो गोठ, पोश इलाके भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज न रहे। बारिश रुकने के 2 रोज बाद भी आसार बाकी हैं। बेशतर इलाकों में पानी ताहाल जमा है। जहाँ से पानी निकल गया वहाँ गंदगी, कीचड़ और ताफुन के बायस गुजरना मुहाल हो चुका है। कराची की बोल्टन मार्केट, खारादर और डिफेंस के रहायशी अभी तक बदबूदार पानी में रहने पर मजबूर हैं। कराची के अक्सर अंडरपासेस भी पानी भरने के बायस फाल न हो सके। शहर के अक्सर सड़कें तबाह हो चुकी हैं, जहां से गुजरने वाले शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का निजाम तबाह हो चुका है, जबकि मोबाइल फोन सिग्नल में खराबी का मसला आज दूसरे रोज भी हल न हो सका। बारिशों के छठे स्पेल ने पूरे कराची को तालाब में बदल दिया। शहरियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बारिशों के बायस कहीं कंटेनर तैरते हुए नजर आए तो कहीं गाड़ियां, कहीं पुलिस वैन पानी में फंसी रही तो कहीं शहरी गाड़ियों को धक्का लगाने पर मजबूर हुए। कराची के पोश एरियाज, डिफेंस, क्लिफ्टन के मुख्तलिफ फेजेस और ब्लॉक्स में जुमेरात से मुनक़ता होने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। दीगर इलाकों में फॉल्ट्स के नाम पर 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में जुमेरात को होने वाली तेज बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निजाम भी बिठा दिया। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पोश एरियाज में 2 रोज पहले मुनक़ता होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे से बिजली बंद है, जबकि बारिश के बाद से 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हुई। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी हर 2 घंटे बाद 2 से 2.5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। गुज़िश्ता 2 रोज में 24 से 28 घंटों तक बिजली बंद रखी गई। जहांगीर रोड नंबर 2, जमशेद रोड, लियाकताबाद, FB एरिया, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में भी 20 घंटों से जायद तक बिजली मुअत्तल रही, जबकि लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, बफर जोन के मुख्तलिफ इलाकों में भी 4 से 5 घंटे से बिजली बंद है और मजमूई तौर पर 18 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग हुई। ओल्ड सिटी एरियाज में मरकजी जुलूस के बावजूद 6 घंटे से बिजली बंद है और अब तक 22 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हुई। सुरजानी और इस तरफ इस साइड पर ज्यादा होती थी, अब तो डिफेंस का एरिया भी महफूज नहीं रहा। अब तो डिफेंस के एरियाज में भी आज 3 दिन गुजर गए। आज 3 दिन बाद भी जो है वो बिजली भी बहाल नहीं हो सकी
ना ही पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम हो सका। 2-2 दिन लोड शेडिंग बंद रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मोबाइल के सिग्नल्स का, कि मोबाइल के सिग्नल ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, और नेट का इशू भी आ रहा है, जिसकी वजह से बंदा का बाहर भी है तो घर वालों से राब्ता नहीं हो पा रहा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशा ने वीडियो बयान में कहा कि कराची के 1900 फीडर्स में से 90% फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 8 DHA के शामिल हैं। क्लिफ्टन के कई एरिया शामिल हैं। II चुंदरीगढ़, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, लांढी, लियारी के भी कई एरिया शामिल हैं। इसके साथ साथ जो बकाया एरियाज अभी हैं उन पर भी हमारी टीम्स काम कर रही हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अब भी शहर के 150 से ज्यादा फीडर्स बंद हैं। कराची में 2 रोज़ पहले रुकने वाली बारिशों के असरात अब भी मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी बहाली के लिए वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी सरगर्म हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे कराची में हमारी नुमाइंदा किरण खान से। जी किरण, कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी है, जिसमें डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची और दीगर जो कोरंगी और औरंगी के इलाके हैं वहाँ पर अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। 3 दिन होने को आए हैं, बारिश जब हुई थी उसके बाद से इन इलाकों में बिजली जो है वो मुनक़ता है। जबकि आज हमने देखा कि गवर्नर सिंध की जानिब से भी नोटिस लिया गया और वज़ीर आला सिंध ख़ुद जो है वो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुँचे हैं, वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई है, जिस पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से उनको ब्रीफ़ किया गया है कि चंद इलाके जो कराची के हैं जिसमें डिफेंस और क्लिफ्टन भी है, वहाँ पर कई फीट अभी तक पानी जो है वो खड़ा है, जिसकी वजह से बिजली बहाल नहीं की जा रही है। और बेशतर इलाकों की बिजली आज कहा गया है कि रात तक बहाल कर दी जाएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ पर बिजली भी मुनक़ता है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स और जो नेटवर्क इंटरनेट वो भी नहीं आ रहे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की है कि कल से दोबारा 7वां स्पेल जो है वो बारिशों का स्टार्ट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये दोबारा से तूफ़ानी बारिशें होती हैं और अब तक बिजली बहाल ना होना दोहरी अज़ियत का शिकार बना रही हैं ज़हनी तौर पर शहरियों को। जी बहुत शुक्रिया किरण, आप हमें अपडेट करें। नाज़रीन, कराची में बिजली का बहरान, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध सरगर्म हो गए हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल ने वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब और CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी से राबता कर लिया, जबकि वज़ीर आला मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुँच गए। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में बिजली के बहरान का खात्मा कैसे किया जाए, गवर्नर और वजीर आला सिंध सरगर्म हो गए। शहर में जारी बहरान पर गवर्नर इमरान इस्माइल ने वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब, मावन खुसूसी शहजाद कासिम और CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को टेलीफोन किए, सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली और जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की हिदायत की। गवर्नर सिंध ने मोनिस अलवी से गुफ्तगू में बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बारिश रुके 2 दिन गुजर गए और अब भी बिजली का बहाल न होना समझ से बारतर है। बिजली की सूरत हाल पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गए। बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ये कौन सी सर्विस है कि 35 घंटे बिजली गायब रहे। डिफेंस, क्लिफ्टन और शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल नहीं हुई। लोग तंग होकर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा न कर दें। वजीर आला सिंध को के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने ब्रीफिंग दी कि 1900 में से 1615 फीडर्स काम कर रहे हैं। कुछ इलाकों में 4 फीट पानी खड़ा है, हम बिजली कैसे बहाल करें? जिस पर वजीर आला सिंध ने MD वाटर बोर्ड को पानी की फौरी निकासी के अहकामात दिए। मोनिस अलवी ने वजीर आला सिंध को यकीन दिलाया कि पानी निकलवाने की सूरत में रात 12 से 1 बजे तक डिफेंस के 66 से 50 फीडर्स बहाल कर देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची के 3 अहम मसाइल को हल करने के फैसले का खैर मकदम। कहा, कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं, कराची के शहरी जिन हालात से गुजर रहे हैं उस पर पूरी कौम दर्द में मुब्तला है। फ़हीम अख्तर रिपोर्ट करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची के मसाइल को सिंध हुकूमत के साथ मिलकर हल करने के फैसले को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया कि वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर बुरहानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। पीने के पानी की फराहमी और निकासी के मसाइल मिलकर हल करना अहम है। कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि कराची के शहरी जिन हालात से गुजर रहे हैं इस पर पूरी कौम कर्ब में मुब्तला
मुब्तला है। इस तबाही और तकालीफ से अब एक मुस्बत पेशरफ्त ये देखने में आई कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल को फौरी हल करने की कोशिश कर रही है। वजीर आज़म ने कहा कि कराची के नालों की मुकम्मल सफाई करेंगे, पानी की निकासी में हायल तजावजात का खात्मा किया जाएगा, सॉल्ट वेस्ट और सीवरेज के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि कराची के शहरियों को पानी की फराहमी के अहम मसले को भी हल किया जाएगा। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ईस्ट लंदन की मरकजी इमाम बारगाह इमामिया मिशन में होने वाली मजलिस में मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना आयतुल्लाह हसन रज़ा गद्दीरी और मौलाना हसन रिजवी ने शहादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला के मसाइब का पुरसोज अंदाज में जिक्र किया। इस मौके पर हुकूमती हिदायत के मुताबिक शुरका का टेम्परेचर चेक किया गया और उन्हें मास्क भी दिए गए। सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम हराम की मुनासबत से ईस्ट लंदन की मरकजी इमामिया मिशन न्यूबरी में मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई, जिसमें लंदन भर से मोमिनीन और मोमिनात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना आयतुल्लाह हसन रज़ा गद्दीरी और मौलाना हसन रिजवी ने शहादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा के हवाले से ख़ुसूसी बयान किया। उलमा कराम ने अपने खिताब में कहा कि यह अहले दर्द ही जानते हैं कि करबला की असल हकीकत क्या है। हज़रत अब्बास ने 8 मुहर्रम को अपने दोनों बाजू कलम करवाए, लेकिन दीन इस्लाम पर आँच न आने दी। इमाम ने फरमाया, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू बता तू कहाँ है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तीसरी मर्तबा इमाम ने फरमाया, मुझे बता तू कहाँ है? कहा यानी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इमाम ने फरमाया, मेरे सामने तो तेरा जिस्म है, तेरी आंखें हैं, तेरा सर है, तेरे हाथ हैं, तेरे पाँव हैं, तेरा सीना है, ये तो जिस्मानी आज़ाब को मैं देख रहा हूँ, तू कहाँ है? वो कहता है, यार जी मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ज़ाकिरीन का कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचाया। उनकी ये कुर्बानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए थी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान का हर फर्द दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मौलाना आयतुल्लाह हसन रज़ा गद्दीरी ने कहा, आज की ये मजलिस सदाए इमाम हुसैन पर लब्बैक कहने के लिए मुनक्कद हुई। सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये आज़ादारी पूरी दुनिया में जिस तरह से मनाई जा रही है अक़ीदत और एहतराम के साथ, इसी तरह इमामिया मिशन लंदन में भी अशरा मुहर्रम की मजालिस नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही हैं। सैयद आदिल हुसैन शाह इंचार्ज इमामिया मिशन लंदन ने कहा कि इस साल भी आज़ादारी का जुलूस 10 मुहर्रम को सुबह 10:30 बजे इमामिया मिशन से रवाना होगा और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दिन 1 बजे इख्तिताम पजीर होगा। आज आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को पुरसा दे रहे हैं। आज जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम बरामद हुआ है। ये हुसैन शाह का अलम है जिसकी आस पर जनाब ज़ैनब और जनाब कलसूम ने मदीना छोड़ा था। ये उनकी याद में, करबला के शोहदा की याद में, ये हर साल दिन उनकी याद को ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। जनरल सेक्रेटरी इमामिया मिशन सैयद साजिद हुसैन शाह नकवी ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से हुकूमती हदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मजलिस और जुलूस के शुरका कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। हमने गवर्नमेंट की तरफ से एक दी गई जो SOP से उसको अपने सामने रखते हुए आज आप 8वीं 9वीं मजलिस सुन रहे हैं। बेहतरीन अंदाज से हमने SOP का ख्याल रखते हुए टेम्परेचर चेक करके हर बंदा मास्क पहन के मजलिस में शरीक हो रहा है। सारे इंतज़ामात बहुत अच्छे हो चुके हैं। SOP का ख्याल रखते हुए इस इदारे में माशाल्लाह डिस्टेंस रखते हुए हर चीज़ को देखते हुए हुकूमत के मुताबिक जो भी एडवाइस है उसके मुताबिक ये सारा चल रहे हैं। इमामिया मिशन लंदन को मजलिस से पहले और बाद में भी सैनिटाइज किया गया। मोमिनीन और मोमिनात को पाबंद किया गया कि वो तबरकात को हाथ न लगाएं और मुनासिब फासला रखें। 10 मुहर्रम के जुलूस के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। रज़ाकार जुलूस के साथ साथ होंगे और तमाम अज़ादार 20-20 आदमियों की टोली की सूरत में अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए दिन 1 बजे इमामिया मिशन में वापस आएंगे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। दुनिया भर की तरह मलेशिया में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मलेशिया के मकामी मुसलमानों और वहाँ बसने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने अपने अपने अंदाज में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बतूल, सैयदुश्शोहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर अकीदत के फूल निछावर किए। मज़ीद तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में।
جے تیرا مدینے ہوے گزر جے تیرا۔ ملیشیا میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ملیشیا کے مقامی مسلمانوں اور پاکستانی کمیونٹی نے مختلف مقامات پر اپنے اپنے انداز میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ پاکستانی کمیونٹی کے زیر اہتمام ملیشیا کے مختلف مقامات پر محفل قرآن خوانی، نعت رسول مقبول اور سلام عقیدت بحضور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی روح پرور محفل سجائی گئیں۔ غم حسین سے معطر روح پرور محافل کے شرکا معصومین کربلائے معلیٰ کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے۔ غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کا اعادہ کیا کہ امت مسلمہ کو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو مشعل راہ بناتے ہوئے اس دور کے یزید کو مثالی یکجہتی کا پیغام دینا ہوگا۔ یقیناً فتح مبین کا تاج حسینیت کے قدموں کی دھول کا محتاج رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ذکر اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی مبارک محافل میں امت مسلمہ پاکستان، ملیشیا کی فلاح و بہبود اور خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ آخر میں لنگر اور نیاز حسین کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ برطانوی سیکرٹری صحت میٹ ہینکوک نے کہا ہے کہ رواں موسم سرما میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی صورت میں برطانیہ کو ملک گیر پابندیوں اور بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو حکومتی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ برطانوی سیکرٹری صحت میٹ ہینکوک نے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی دوسری لہر سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر دنیا کے دوسرے حصوں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک بہت سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بار ہمیں بہت وسیع پیمانے پر لاک ڈاؤن استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ کابینہ کے ایک سینئر وزیر کے مطابق موسم سرما میں وبائی امراض پھیل سکتی ہیں۔ دوسری لہر کی وجہ سے پابندیوں کا امکان بھی ہے۔ بورس جانسن نے اس سے قبل ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے امکان کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے، لیکن اگر حالات قابو میں نہ آئے تو ایسا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق اگر دوبارہ لاک ڈاؤن لگ گیا تو والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے انکار کر دیں گے۔ سیکرٹری صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے جب تک اس کی ویکسین مارکیٹ میں نہیں آ جاتی۔ برطانوی حکومت کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو ریلیف پہنچانے میں پیش ہے۔ حکومت کرونا وائرس کی تصدیق یا شبے کی صورت میں خود کو دوسروں سے الگ تھلگ کرنے والے کم آمدنی والے افراد کو معاوضہ ادا کرے گی۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے۔ نئی حکومتی پالیسی اس وقت سامنے آئی ہے جب حزب اختلاف کے سیاستدانوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی پالیسی متعارف کروائے جس سے وہ لوگ مستفید ہو سکیں جو اپنے کام کو چھوڑنے کے متحمل نہیں اور محکمہ صحت کے مشورے کو مجبوری کے تحت نظر انداز کر رہے ہیں۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ جو افراد کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد یا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر خود کو آئسولیٹ کرنے کے لیے 10 دن کی مدت کے دوران 130 پاؤنڈ دیے جائیں گے۔ متاثرہ شخص کے گھر کے دیگر افراد جنہیں 14 یوم کے لیے خود کو الگ کرنا پڑے گا، ان کو بھی 182 پاؤنڈ کی ادائیگی کی جائے گی۔ مذکورہ رقم لوگوں کو یونیورسل کریڈٹ یا ورکنگ ٹیکس کریڈٹ کے نام سے حاصل ہو سکے گی۔ اسکیم کو پہلے بلیک برن، پینڈل اور اولڈہم میں آزمائشی طور پر آزمایا جا چکا ہے، جس کا دائرہ کار اب پورے برطانیہ میں پھیلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری صحت میٹ ہینکوک کا کہنا ہے کہ برطانوی عوام وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مدد کے لیے پہلے ہی بہت بڑی قربانی دے چکی ہے۔ ہمیں مل کر وبائی مرض کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر کسی میں ٹیسٹ مثبت پایا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر خود کو آئسولیٹ کریں تاکہ مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ Well, we're offering them that in addition to the other benefits that they get. This is we've set it at the level of statutory sick pay, and obviously we'll be working to see how effective this is on the ground.
हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि क्लेम करने वाले अफराद अगर सबूत फराहम कर देंगे तो इन्हें 48 घंटे के अंदर रकम अदा कर दी जाएगी। इन सबूतों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने, NHS टेस्ट एंड ट्रेस की तरफ से पैगाम और बैंक स्टेटमेंट शामिल है। एक सर्वे में सामने आने वाले इंकशाफात के मुताबिक सरकारी और निजी मुलाजमीन की बड़ी तादाद कोरोना वायरस के बायस यूरोप और बरतानिया में वसी पैमाने पर हलाकतों के बाद सख्त खौफजदा है और वापस नौकरियों पर जाने के लिए हिचकिचा रही है। बरतानिया भी तूफानी बारिशों और तेज़ हवाओं की जद में आ गया। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं और तूफानी बारिशों की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और तेज़ हवाओं की पेशगोई करते हुए खबरदार किया है कि इससे मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। बरतानिया में मौसम के बिगड़ते तेवर पर देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट। बरतानवी महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों और तूफान से खबरदार किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवाओं की वजह से उड़ती हुई अशिया से लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। स्कॉटलैंड में 90 मिलीमीटर 3.5 इंच बारिश की पेशगोई की गई है। डेवन साहिल के इलाके व्हाइट बारो समेत बाज़ इलाकों में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालिया बारिशों से फायर ब्रिगेड का अमला वेल्स के कारमार्थन शायर इलाके के घरों से पानी निकाल रहा है। वेल्स के शहरों नेथ, वेटलैंड और टोनी रैफल के नशेबी इलाकों में का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शिमाली आयरलैंड में शदीद बारिशों की वजह से जिंदगी मुतासर हो चुकी है और कई इलाकों में सड़कें सैलाब के पानी में डूब गई हैं। दरिया शमना के पुश्ते टूटने की वजह से करीबी सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई। पुलिस ने ड्राइवर्स को सफर के लिए मुतबादल रास्ता इख्तियार करने की हदायत जारी की है। बारिश, सैलाब और तेज हवाओं की वजह से कई ट्रेनों को मनसूख या मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में गैर मामूली तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बरतानिया के वस्ती इलाकों, खास तौर पर बर्मिंघम के आसपास के इलाकों में लोगों को सैलाब के खतरे से भी खबरदार किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते आने वाले तूफान एलन ने मुल्क में बिजली की तरसील के निज़ाम को बुरी तरह मुतासर किया था। 2015 के बाद ये पहला मौका है कि बरतानिया को अगस्त के महीने में 2 तूफानों का सामना करना पड़ा। बरतानिया में अभी तक अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिशें 1912 में रिकॉर्ड की गई थी। रवा माह 1 से 22 अगस्त तक 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अमाराती ख़वातीन के दिन पर दुबई के वली अहद और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने पुलिस अकेडमी दुबई का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इदारों में खिदमात सर अंजाम देने वाली ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर रियासतों की तरह दुबई में भी अमाराती यौम ख़वातीन जोश व खरोश से मनाया गया। ख़वातीन का हौसला बढ़ाने के लिए दुबई के वली अहद और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई पुलिस अकेडमी का दौरा किया और ख़वातीन पुलिस अफसरान के पहले बैच को खराज तहसीन पेश किया। ख़वातीन पुलिस अफसरान से बात करते हुए उनका कहना था कि वो इन पर फ़ख्र करते हैं और उनका बैच पहले फीमेल कैडेट ऑफिसर्स के बैच के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। दुबई के वली अहद ने अपने दौरे की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा, उन्हें ख़वातीन पुलिस ऑफिसर से मिलकर खुशी हुई। अमाराती ख़वातीन ने हर शोबा में अपने आप को साबित किया और यकीन है वह वतन की हिफाजत के फ़राइज़ में जिम्मेदारी से सर अंजाम देंगे। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। तुर्क शहर इस्तंबुल में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर तलहा महमूद और पाकिस्तानी सरमायाकार शरीक हुए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। इस्तांबुल में बिजनेस कम्युनिटी ने एक इजलास का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को तुर्की में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर ताजर खालिद जोया ने कहा, मुतअद्दिद बार हुकूमती अहदेदारों से बात कर चुके हैं, लेकिन कौंसलेट और पाकिस्तानी हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल नहीं दिया। यहाँ एक सबसे बड़ा मसला है नेशनलिटी का, जो डबल नहीं है, सिंगल है, जो उधर कुछ है छोड़ना पड़ता है सेटिंग के लिए। अगर यहाँ नेशनलिटी छोड़ें तो मतलब डबल नेशनलिटी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये एक नायकों का है, यहाँ का जो लोग आ रहे हैं उन बेचारों को एक 6 महीने साल का वीज़ा मिलता है बड़ी मुश्किल से, फिर उनको पता नहीं लगता, उसके बाद वो लोग कैंसिल करते हैं, दूसरी दफ़ा वीज़ा नहीं लेते तुर्की वाले गवर्नमेंट जो है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इशू है। कई लोग, कई फैमिली तबाह इस वजह से जिनको ये पता नहीं था और यहाँ के पास केस पास में और ख्वारों को वापस नहीं करते। जो पाकिस्तानी हिजरत करके इस्तांबुल आ चुके हैं, लेकिन इनके कानून के तब्दीली की वजह से अब उनका कार्ड रिन्यू नहीं हो रहा है। ये तमाम के तमाम लोग हमारे पास आते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं और ये परेशान हैं कि किस तरह इनका मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए, जिसके लिए आज सेनेटर तलहा महमूद साहब से हमारी मीटिंग हुई अयूब सुल्तान मस्जिद के पास, और हमने उनसे दरख्वास्त की
کہ حکومت پاکستان کو اس معاملے سے آگاہ کریں اور حکومت کو یہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ تمام پاکستانی تقریباً 50,000 سے زائد لوگ ہیں جو اپنے گھر کاروبار ختم کر کے استنبول میں اپنی مستقل رہائش کو اختیار کر چکے ہیں، اور اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور ان کے مستقل رہنے میں ان کے ساتھ جو بھی ترکش گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے کوئی معاونت کریں اور ان کے مستقل رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ کمیونٹی رہنماؤں نے کہا جب تک حکومت پاکستان ترکی سے بات نہیں کرتی پاکستانیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سینیٹر طلحہ محمود کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانیوں کے ان مسائل کو پاکستانی سینٹ اور ترک سفارت خانے میں اٹھائیں گے۔ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جنوں مسائل ہیں جو انہوں نے ذکر کیا، ان مسائل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ہی ان سے ہمیں ملتا ہے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، یہ ان ریٹرن ہمیں لکھ کے یہ سارے مسائل لکھ کے ہمیں بھیجیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری خواہش ہوتی کہ اس کو ہم ٹرکش کے ایمبیسی پاکستان ایمبیسی فارن آفس اور فارن آفس جو ہمارا پاکستان میں ہے جو ٹرکی ڈیسک ہے ان سب تک ہم یہ پہنچائیں گے۔ لیکن مجھے ایک چیز بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ جب تک کوئی کام پرسو نہ کیا جائے وہ کام جو ہے ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ سینیٹر اور پاک ترک دوستی فاؤنڈیشن کے چیئرمین طلحہ محمود کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ ترکی کے شہر استنبول میں بزنس کمیونٹی کی طرف سے خالد جو ہے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں سینیٹر طلحہ محمود نے خصوصی شرکت کی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے ریزیڈنٹ کارڈ کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ طلحہ محمود نے اس کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ آتی بات 92 نیوز ترکی۔ سعودی عرب میں نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا جس میں پارٹی ورکرز کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں نیشنل پارٹی مڈل ایسٹ کی جانب سے منعقد کردہ تعزیتی ریفرنس میں مقررین نے میر حاصل بزنجو کی جمہوریت پسندانہ کوششوں کو سراہا اور کہا ان کی سیاسی جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نیشنل پارٹی کے رہنما حفیظ بلوچ، ANP سعودی عرب کے صدر ڈاکٹر مزمل شاہ اور دیگر نے کہا میر حاصل بزنجو بلوچ پاکستان کی ترقی کا بیان بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ساتھ دینے کا درس دیا۔ تقریب سے مولانا عزیز الرحمان درانی، خالد اکرم رانا، راجہ فرحاج علی، یونس ابو غالب، الیاس رحیم، محمد خالد رانا، حسن عباسی، اقبال ودود، سردار شعیب اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ معروف شاعر احمد فراز کی 12ویں برسی کی مناسبت سے ریاض میں ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں شعراء کرام نے احمد فراز کی ادبی خدمات کو سراہا اور کہا ان کی تخلیق کردہ ادب سے آئندہ کئی نسلیں مستفید ہوتی رہیں گی۔ عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ جس شاعر پہ ہم کو ناز وہ ہیں ایک بس احمد فراز، غزل ہو یا ہو نظم جناب ہر ایک مصرع ہے لاجواب، روٹھا جب محبوب تو کہا، روٹھا جب محبوب تو کہا دل ہی دکھانے کے لیے سعودی دارالحکومت ریاض میں ادبی تنظیم حلقہ فکر و فن کی جانب سے منعقد کردہ ادبی نشست میں شعراء کرام نے احمد فراز کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا احمد فراز کی شاعری محبتوں کو بانٹتی اور معاشرے کی اصلاح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حلقہ فکر و فن کے صدر ڈاکٹر ریاض چودھری اور دیگر نے کہا احمد فراز نے انسانی سوچ کے ہر زاویہ کو شاعری کی زبان میں بیان کیا۔ انہوں نے تمام طبقات کی شاعری کی زبان میں نمائندگی کی اور ان کا تخلیق کردہ ادب آئندہ نسلوں کو بھی مستفید کرتا رہے گا۔ خوب متاثر جس سے عہد حاضر کا جوان، خوب متاثر جس سے علم و دانش سے بڑے سرفراز شاعر تھے۔ آواز خوش کائنات کی خوبصورتی ہے، آج بھی مہدی حسن اور نور جہاں کی آواز میں احمد فراز کا تخلیق کردہ کلام ہماری سماعتوں میں اثر ہوتا ہے، جن میں اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ۔ ڈاکٹر سعید احمد وینس، وقار نسیم وامک، مختوم امین تاجر، قاضی اسحاق میمن، شعیب شہزاد، طلحہ زہیر، ڈاکٹر محمود باجوہ اور دیگر نے احمد فراز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ضرورت اس امر کی ہے کہ شعراء کرام کے ادب کو حکومتی سطح پر فروغ دیا جائے۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔
خلا میں سیر کرنے کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، روس نے سیاحوں کو خلا کی سیر کروانے کے لیے خلائی اسٹیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ خلائی اسٹیشن 2025 تک قائم ہوگا۔ خلا کے شوقین افراد انوکھے خلائی سفر کے لیے $2.5 لاکھ ادا کریں گے۔ ماسکو سے شاہد گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ سیاحوں کو خلا کی سیر کروانے کے لیے روس میں سن 2025 تک پہلا نجی خلائی اڈا تعمیر کیا جائے گا، جہاں سے دنیا بھر سے آنے والے سیاح خلائی سفر کر سکیں گے۔ یہ خلائی اڈا ماسکو سے مشرق کی طرف 400 کلومیٹر دور صوبہ نجنی نووگوردو میں بنایا جائے گا۔ روسی کمپنی کاسموکورس اس پروجیکٹ میں تقریباً $4 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ کاسموکورس کمپنی کے سربراہ پاویل پوشکین کے مطابق خلائی سفر کے لیے جو راکٹ استعمال کیا جائے گا وہ خالص الکوہل سے بنے ایندھن سے چلے گا، جس سے ماحول کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ خلائی سفر کرنے والے سیاح 15 منٹ میں خلا کا سفر کریں گے اور وہاں پر 5 منٹ کے قریب بے وزنی کی حالت میں گزاریں گے۔ اس دوران سیاح مدار سے زمین کے مناظر بھی دیکھ سکیں گے۔ تاہم خلائی سفر کرنے کے لیے سیاحوں کو 3 دن تک ٹریننگ لینا پڑے گی۔ اس سفر کی قیمت $2 لاکھ سے $2.5 لاکھ تک ہوگی۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز۔